हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन करने वाले हैं। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएंगे। इस लेक्चर में बच्चों मैंने जो भी आपको पढ़ाना है मैं उसे पहले से लिख लिया हूँ, बट नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों आपको जो समझाने का चीज़ होगा मैं लिख के नहीं रखूँगा, आपको उसी टाइम समझाऊंगा मैं, क्योंकि अगर लिखने में यहाँ पे टाइम लग जाता है इसलिए मैं पहले से लिख के रखा हुआ हूँ। चलिए तो समझते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का आता है बच्चों प्रकाश। तो समझते हैं प्रकाश क्या होता है। ध्यान से बात सुनते जाइए, पूरा लेक्चर अच्छे समझ में आपको आएगा। तो प्रकाश क्या है बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा पढ़ो। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। कैसे? देखो देखो मैं इस पेड़ को देख रहा हूं। अगर मैं इस पेड़ को देखना चाह रहा हूं तो मैं डायरेक्टली इस पेड़ को नहीं देख पाऊंगा। सबसे फर्स्ट ध्यान समझिएगा, ये जो सन रेज है, ये लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स से लाइट आएगा, इस ऑब्जेक्ट पे यानी इस पेड़ पे टकराएगा, उसके बाद हमारी आंखों तक आएगा, देन हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। इसलिए मैंने अभी कहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगला पॉइंट आता है बच्चों प्रकाश के गुण। तो याद रखना आपको, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। लोग कैसे? क्योंकि प्रकाश की वजह से पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से। इस टॉपिक को बच्चों लोग बायो में पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण। तो भी आप याद रख लो, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश की चाल, अगला पॉइंट है प्रकाश की चाल। सबसे ज्यादा किसमें है? निर्वात में। और सबसे कम किसमें है? ठोस में। तो दो क्वेश्चन यहां से याद रख लो। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें है? निर्वात में। सबसे कम किसमें है? ठोस में। नेक्स्ट आता है बच्चों दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम या 3900। एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है बच्चों, आपको यहाँ पे लगभग मान याद रखना है 4800 एंगस्ट्रॉम। एग्जैक्ट याद रख लो, सॉरी 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। 4800 मिस्टेक्स हो गया, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। कुछ बुक्स में 3900 भी दिए हुए बच्चों, बट मैंने ऐसा वैल्यू लिखा है ना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते तो बन जाएंगे आपसे। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट आता है प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखने आपको। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये पूछता है प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है जिसको चलने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा माध्यम क्या है मैं ये समझाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर आप एक कार में बैठे हो, अगर आप एक कार में बैठे हो और कार में बैठकर आप अंदर से बाहर लाइट जलाओ और अंदर से बोलो भी, तो लाइट तो बाहर आ जाएगा बट आपका आवाज बाहर नहीं आएगा। मीन्स क्या समझे? लाइट तो आउट हो गया, अंदर से बाहर, बाहर की ओर आ गया, लेकिन आपका साउंड नहीं आ पाया। इसका मतलब लाइट को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन साउंड नहीं आ पा रहा था क्योंकि आप कार का ग्लास से कांच बंद कर लिए, कांच बंद कर लिए तो एयर का जो कनेक्शन तो कट गया। अब एयर अंदर बाहर फ्लो नहीं हो रहा है, तो मीन्स एयर की वजह से ही साउंड आ रहा था, लेकिन लाइट तो अभी भी आ रहा है। यानी लाइट के लिए एयर नहीं चाहिए, एयर मतलब मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग को, विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश का गुण क्या बच्चों? आप मेरे साथ बोलो, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में। सबसे कम किसमें? ठोस में। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की निर्वात में चाल कितना? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश क्या है? तो बोलोगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग अगला पॉइंट आता है बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रकरण, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। 7 प्रकार के होते हैं, याद रखने आपको, 7 प्रकार के होते हैं। ये मैंने इसका ट्रिक लिखा है, देखिए ट्रिक क्या है। रेडियो, मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स, गन। ऐसे अगर आप याद करोगे ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आप भूल जाओगे, लेकिन आप ट्रिक याद कर लो। रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स, गन। तो रेडियो मतलब क्या बोलोगे? रेडियो वेव्स। मिर्ची मतलब क्या बोलोगे? माइक्रोवेव्स। आई मतलब क्या बोलोगे? इंफ्रारेड वेव्स। लव मतलब क्या बोलोगे? विजिबल लाइट। यू मतलब क्या बोलोगे? अल्ट्रा वायलेट रेज। जीरोक्स मीन्स एक्स रेज। गन मीन्स गामा रेज। क्या है ट्रिक बताओ बच्चों? ट्रिक है हम लोग का, मैं एक बार फिर से लिख दिखाता हूँ। रेडियो, मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स, गन। तो रेडियो मीन्स रेडियो वेव्स, मिर्ची मीन्स माइक्रोवेव्स, आई मीन्स इंफ्रारेड, लव मीन्स विजिबल लाइट। लव होता है इनविजिबल, बट आपको याद रखना है उल्टा, विजिबल लाइट।
यू मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स मतलब एक्स रेज, जी मतलब गामा रेज। तो बच्चों आपको वैद्युत प्रक्रम याद हो गए होंगे। अब है विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट भी 7 प्रकार के, इसके ट्रिक पे याद करो, विबग्योर, VIBGYOR। V मीन्स वायलेट, I मीन्स इंडिगो, V मीन्स क्या होगा बच्चों वायलेट, V मीन्स वायलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज, R मीन्स रेड। तो बच्चों आपको प्रकाश वैद्युत प्रक्रम भी याद हो गया होगा। प्रकाश वैद्युत प्रक्रम 7 प्रकार के होते हैं, रेडियो, मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स गन, और रेडियो से रेडियो वेव्स, इस तरह सबको बना के बोल लेना है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रकाश स्रोत। क्या होता है समझो, नाम में ही क्या बताओ, प्रकाश स्रोत, प्रकाश का सोर्स ऑफ लाइट। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य से निकलता है तो सूर्य, तारे, लैंप। अब आता है बच्चों प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं या वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी प्रकाश देती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, जो भी प्रकाश देते हो बच्चों, जो भी प्रकाश हमें देते हो, प्रकाश उत्सर्जित करते हो, वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। अब हम लोग आता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है समझते हैं। अप्रदीप्त यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पुस्तक, टेबल, कलम। तो प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु याद हो गया होगा। तो प्रदीप्त क्या होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अप्रदीप्त क्या होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अब आता है बच्चों चांद। अब बोलोगे चांद के पास तो लाइट है, लेकिन चांद के पास ना अपना लाइट नहीं है, वो सन का लाइट को हमारी तरफ भेजता है। तो अगर उसके पास अपना लाइट नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रदीप्त। अपना लाइट होना चाहिए तब प्रदीप्त कहलाएगा। तो चांद एक अप्रदीप्त है, क्योंकि चांद सूर्य के प्रकाश को हमारी तरफ प्रभावित करता है, यह हमारी तरफ भेज देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों प्रकाश की किरणें। एक सरल रेखा पर चलने वाले अच्छा वाले 2 बार लिखा गया बच्चों, चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरण क्या होता है बच्चों, एक बार रिपीट करता हूं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। याद हो गया होगा, प्रकाश की किरण पुंज, यानी बहुत सारा किरण मिल जाएगा। देखो ये एक किरण, अगर ऐसे बहुत सारा किरण मिल जाए, बहुत सारा ऐसे मिल जाए तो क्या बन गया, किरण पुंज। क्या बन गया, अब किरण पुंज बन गया। यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं, और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो क्या बोलेंगे, किरण पुंज में किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर, अभिसारी। तो बच्चों लोग समझते हैं अपसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। देखो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली गई, फैलती, जैसे टॉर्च, कैंडल, मोमबत्ती। क्योंकि देखो अगर हम टॉर्च की बात करें बच्चों, तो टॉर्च से क्या होता है, देखो लाइट एक बिंदु से निकल रही है और ये फैलती हुई जा रही है। देखो इस तरह से ये फैलती चल जाती है, ऐसे देखो फैलती चल जाती है, इसलिए इसका उदाहरण टॉर्च होगा। कैंडल कैसे होगा, देखो कैंडल से भी यहां से लाइट निकल के इस तरह से फैलती चल जाती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज में जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु के स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, जैसे टॉर्च, कैंडल एटसेट्रा, और भी एग्जांपल्स होंगे। हम लोग आता है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझते हैं, समांतर किरण पुंज तब बनेगा जब प्रकाश बहुत दूर से आ रहा हो। समांतर किरण पुंज तब होगा
जब प्रकाश क्या हो, बहुत दूर, यानी सूर्य, जैसे सूर्य बहुत दूर है, सूर्य से आ रहा हो, तो जब सूर्य से कोई प्रकाश जब आएगा, दूर आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो एक दूसरे के समांतर दिखेगा, ऐसे देखो समांतर हो गया दूसरे का। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सूर्य, सूर्य की प्रकाश। तीसरा आता है समांतर, तो आगे और समझ आपको, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाए, जैसे सूर्य। अब आता है बच्चों अभिसारी, अपसारी हो गया, समांतर हो गया, अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है, प्रकाश की किरण ना एक बिंदु पर मिलती है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती है, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिले, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिले, तो इस प्रकार की किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आपको तीनों याद हो गया होगा बच्चों, मैं रिपीट करता हूँ, पूरा रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, पूरा हो जाएंगे। बताओ किरण पुंज क्या होते हैं, क्या बोलोगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलोगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलोगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, याद हो गया होगा। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, अपसारी, समांतर, अभिसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं, अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। समांतर क्या होते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या हो, समांतर हो जाए। अभिसारी क्या होते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिले, एक बिंदु पर आकर मिले, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। देखो अब आता है हम लोग का बच्चों पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, पारदर्शी आपको पहले से पता है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहलाते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, पानी, हवा। चलिए पारदर्शी में क्या होगा, प्रकाश आसानी से पार कर जाना चाहिए। अब आता है पारभासी पदार्थ। जिन पदार्थ से देखा तो जा सकता है, परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। जिन पदार्थ से देख तो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं, क्लियर, यानी स्पष्ट क्लियर नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। तीसरा आता है हम लोग का अपारदर्शी पदार्थ। समझते हैं बच्चों, अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, बोलेंगे वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, थोड़ा सा भी कण को जाने नहीं देते, तो वे क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ पारदर्शी क्या होगा, जब प्रकाश किसी पदार्थ से आसानी से पार कर जाए तो पारदर्शी। पारभासी, जिन पदार्थों से देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाएगा, पारभासी कहलाएगा। अपारदर्शी, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देंगे तो क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी कहलाएंगे। चलिए बच्चों, तो बेसिक हम लोग का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग आता है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही ध्यान समझिएगा। सबसे फर्स्ट हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो क्या बोलेंगे समझो, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से या परावर्तक पृष्ठ से, मैं एक परावर्तक पृष्ठ बनाता हूं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जो लाइट को परावर्तित कर सके। मैंने नीचे रंग दिया, नीचे ना सिल्वर से रंगना ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर में ज्यादा चमकीला होता है तो ज्यादा लाइट को परावर्तित करेगा, इसीलिए नीचे किससे रंगना बेटर माना जाता है, सिल्वर से। मैंने क्या लिया बच्चों, सुनो, दर्पण लिया और नीचे रंग दिया, रजतित कर दिया। रजतित मीन्स रंगना, ध्यान समझना। अब एक बहुत अच्छा परावर्तक सतह बन गया। समझना, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आती है, टकराती है, तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब ये हवा से आई और टकरा के फिर से हवा में ही चली गई। हवा से आई थी और टकरा के कहां चली गई, पुनः हवा में ही चली गई। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जहां पे दोनों लाइट कट रहा होगा, देखो जहां पे दोनों लाइट कट रहा होगा, यहाँ कटान बिंदु जैसा बन रहा है, देखो ये कटान बिंदु, यहां से हम लोग खींचते हैं अभिलंब। इसको हम बोलते हैं बच्चों अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। देखो ये किरण आई, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, ये किरण गई, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। दोनों बिंदु से एक लाइन खींच दिए, इसे बोलेंगे अभिलंब। तो क्या डिफिनेशन बना बच्चों, ध्यान सुनना, क्या डिफिनेशन बना, ध्यान सुनना। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो यह टकराकर पुनः उसी माध्यम में
मुड़ जाती है, जिस माध्यम से यह चलकर आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पूरा सिंपल है। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक प्लेट से टकराती है तो यह टकराकर पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाती है जिस माध्यम से चलकर आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए डायग्राम समझते हैं। तो एओ क्या है बच्चों? आपतित किरण है। तो मैंने यहां लिखा एओ क्या है? आपतित किरण। ओ भी टकरा के गया तो ओ भी क्या होगा? परावर्तित किरण होगा। दोनों देखो, जब ये आया और जब ये गया तो एक कटान बिंदु बन रहा है। तो यहां से मैंने क्या खींचा बच्चों? लंब। लंब क्यों खींचा? ताकि मैं कोण नाप सकूं। देखो अगर मैं बोलूं अभी कोण नापो तो कितना बन रहा है? आपतित किरण से कितना कोण बना? तो आप बोलोगे नहीं पता, कैसे नापेंगे? कुछ तो नापने के लिए चाहिए, इसलिए नापने के लिए एक लंब खींचा और लंब को डॉटेड लाइन से खींचा। ध्यान समझना, डॉटेड लाइन से क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक रेखा दिखेगा नहीं। देखो आप जब लाइट जलाओगे ना तो लाइट तो दिखेगा, आता हुआ लाइट भी दिखेगा, टकरा के जाता हुआ भी दिखेगा, लंब आपको नहीं दिखेगा ना। जो नहीं दिखता उसको हम लोग डॉटेड लाइन से बनाते हैं, डॉटेड लाइन से। ध्यान समझिएगा। तो एओ क्या है? आपतित किरण। और ये क्या है बच्चों आपका? एओबी समतल दर्पण। एओबी क्या है? समतल दर्पण। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण आपतित होती है तो टकराकर उसी माध्यम में चल जाती है जिस माध्यम से चलकर आती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलिए ध्यान समझिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये तो आप ये कह लो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर बच्चों ये वाला डिफिनेशन होगा। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो यह टकराकर पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाती है। पूरा सिंपल है, जिस माध्यम से चलकर आती है। मतलब देखो ये हवा से चलकर आई थी और टकरा के वापस कहाँ चली गई? हवा में चली गई। तो यहां से पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या माध्यम बदलता है? तो बोलेंगे माध्यम नहीं बदलता, क्योंकि पहले भी देखो हवा में थी लाइट, अभी भी कहाँ है बताओ? किरण हवा में ही है। चलिए यहाँ से दो नियम बना। पहला देखो अभिलंब क्यों खींचा? ताकि मैं कोण नाप सकूं। देखो इसको अभी यहाँ पे समझना। ओ एम क्या है बच्चों? ओ एम अभिलंब है। ओ एम क्या अभिलंब है? और इसको बोलते हैं एंगल आई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण कहते हैं। तो एंगल आई क्या है? देखो मैंने लिखा है आपतन कोण। एंगल आर क्या है? परावर्तन कोण। ध्यान समझना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो सुन के मैंने क्या बोला, सुनो। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को डिनोट करते हैं आई से, परावर्तन कोण को डिनोट करते हैं आर से। बच्चों आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा। सिंपल बोलो, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल है पूरा। एक समतल दर्पण बनाना है आपको, आपतित किरण खींचना है आपको। जब आपतित किरण समतल दर्पण से टकराएगा तो क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे क्या खींचना है? लंब। और लंब से आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, लंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। तो यहाँ से दो नियम आया बच्चों। पहला नियम आया, ध्यान समझिएगा। पहला नियम देखो, आपतित किरण मैं फिर से बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं मैं। देखो मैंने क्या बोला? आपतित किरण। देखो मैंने दर्पण बना लिया पहले। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये रहा आपतित, ये रहा परावर्तित किरण, तथा ये जहां पे दोनों कटा इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होते। याद हो गया होगा, याद भी करो। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये मैंने लिखा है, देखो पढ़ो ध्यान से। यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए सेकंड आता है बच्चों। सेकंड हम लोग का नियम आता है आई बराबर आर। एंगल आई मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वो बराबर होगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो मैंने क्या बोला? आई बराबर। और अगर मैं बोलूं बच्चों ध्यान सुनना कि कोई कोण अभिलंब से 30 डिग्री पर आया है तो कितना डिग्री पर जाएगा? तब बोलोगे 30 पर जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं अभिलंब से 60 डिग्री पर कितना पर जाएगा? 60 पर जाएगा।
देखिए ध्यान रखना आपको कि एंगल हम लोग कोण कहाँ से मापते हैं, अभिलंब से मापते हैं। कोण कहाँ से मापते हैं, अभिलंब से मापते हैं। कोण कहाँ से मापते हैं, अभिलंब से मापते हैं। आपको इतना याद रखना है, कोण कहाँ से मापते हैं बच्चों, अभिलंब से मापते हैं, अभिलंब से मापते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान समझना। मैंने आपको कहा बच्चों कि जब देखो ये क्या बच्चों आपका समतल दर्पण, एक प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर आ गया, मतलब अभिलंब पर ही आ गया, तो बताओ ये जाएगा किस कैसे, अभिलंब के साथ ही चला जाएगा। तो बताओ एंगल आई 90, तो एंगल आर 90 नहीं, 90 नहीं, 0 क्यों, समझो। देखो फिर समझना एक समतल दर्पण है, कोई लाइट 90 डिग्री पर आया मतलब लंब के साथ आ गया, 90 पर आया तो जाएगा भी कितने पे, 90 पे। और अब हम लोग एंगल नापते कहां से, तो लोग अभिलंब से नापते हैं, और अभिलंब पहले से कितना डिग्री है, 90 डिग्री। जब अभिलंब पहले से 90 डिग्री और एक लाइन 90 पर ही पास कर जाए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई कोण ही नहीं बनेगा। देखो फिर समझो, कोण नापते कैसे, अभिलंब से। अगर मैं आपको कह दूं देखो ये 30 डिग्री पे था, ये 20, ये 5 और ये 0 बन गया, मतलब समझो ध्यान से मैंने क्या कहा आपको। देखो अब यहाँ पे कोई एंगल बचा क्या, ये इस तरह से होते होते पूरे 90 के पास आ गया, 90 पे 90 के ऊपर ही आ गया। जब 90 के ऊपर ही आ गया तो अब मैं आपको सिंपल भाषा में ऐसे कहूँ कि एक अभिलंब लाइन है, मैं इस पे एक और अभिलंब लाइन खींच देता हूँ इसी के ऊपर में, तो दोनों के बीच में कोई कोण होगा नहीं होगा, तो कितना होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ से आप याद कर लो कि जब भी आपतन कोण 90 होगा तो परावर्तन कोण कितना होगा, 0। 60 है तो कितना होगा, 60। तो बच्चों आपको आज एक पूरे कंसेप्ट अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स आपको कमेंट में करने हैं। मैं बताता हूँ, प्रकाश डैश का एक रूप है तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश डैश तरंग है तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैं बस लिखूंगा नहीं, आपको कमेंट में आंसर लिखने सुन के। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप खुद से देख लेना। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे तेज किसमें होती है, ठोस में या निर्वात में या द्रव में या गैस में। प्रकाश वैद्युत प्रकरण कितने प्रकार के होते हैं, आपने जो थ्योरी पढ़ा है उससे ढूंढ के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत मीन्स 90 डिग्री पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो क्या बोलेंगे, सीधे रेखा में। तो बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जो क्वेश्चन बचे उसके आंसर आपको कमेंट में जरूर से करने हैं और इसके आंसर्स मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे समझाने की। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, वहां पे मैं लिखा हुआ नहीं लाऊंगा, मैं वहां पे क्लास में लिख के आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जरूर से अटेंड करना है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को